नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं दोस्त। एक दो नहीं, 100+ क्वेश्चन आज क्लास में कराएंगे। जितने भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर है इसमें दिया हुआ वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर है अम्ल एवं क्षार से, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेट हो, बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, साइंस का ये जो चैप्टर है बहुत ही आपके लिए काम का है। शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये पता होना चाहिए इसमें हम करा रहे हैं आपको थ्योरी भी, तो इसके लिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं, तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। और पहला प्रश्न ही दिया है कि कीमियागरों द्वारा रजत एवं स्वर्ण को अलग करने के लिए प्रयुक्त एक्वा रेजिया निम्न में से किनका मिश्रण होता है। तो आपको अगर थोड़ा भी पता होगा तो एक ट्रिक में दिया था, नहीं याद है तो आप जान लीजिए। HCl रहता है और HNO3 रहता है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका रेशियो जानते हैं क्या है? यहाँ पे 3 लगा है ना, तो याद रखिएगा इसका 3 कर दीजिए और इसका 1 कर दीजिए, यही रेशियो होता है। उल्टा करना है बस, इसमें 3 लगा है, बस ये 3 इसको दे दीजिए और 1 इसको ले लिए। 3:1 में ये बना हुआ रहता है, ये पूछा जाता है रेशियो भी, इसलिए बताया हूँ। तो आपका आंसर इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का यह सांद्रण होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कीमियागरों द्वारा रजत एवं स्वर्ण को अलग करने के लिए एक्वा रेजिया उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। तो पहले यहाँ नाइट्रिक अम्ल आया, इसीलिए रेशियो यहाँ 1 आ गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में है तो इसीलिए रेशियो 3 बाद में गया है। मैं पहले लिख दिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। कहता है यह अत्यंत ही शक्तिशाली ऑक्सीकारक मिश्रण होता है, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका, ये कहाँ आया, आ गया। कह रहा है वायु में भारी मात्रा में विद्यमान सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा की बूंदों में घुल जाते हैं। एकदम सही बात है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुल जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल का अम्लीय बना देते हैं। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। इसका आंसर आप देंगे कि अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का अम्ल बनाता है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ पढ़ा हूं क्या मैं? अच्छा, बी नंबर में क्या था? अच्छा, स्पष्टीकरण सही नहीं कह रहा है। अब देखते हैं स्पष्टीकरण सही है या नहीं, इसीलिए बी दिया है। कह रहा है वायु में भारी मात्रा में विद्यमान सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा की बूंदों में घुल जाते हैं। अच्छा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल को अम्लीय बनाते हैं। ये तो इसका लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहां दे रहा है कि अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल गंधक का अम्ल बनाता है। अच्छा, ये नहीं है कि बारिश ऊपर से गिर रही हो और नीचे हवा में गंधक का ऑक्साइड हो और सल्फर का ऑक्साइड हो, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो और ये रास्ते में आके यहाँ मिल जाता है। ये नहीं होता है, यहाँ मीनिंग बदल रहा है। इसीलिए कह रहा है कि ऑलरेडी ऊपर से ही बन के वो आता है बारिश, उस टाइप का। यानी कि इसका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो लिखने का प्रोसेस है उस हिसाब से क्या हो रहा है कि मीनिंग बदल रहा है कि हवा में होने की वजह से तो नहीं मिलता है, वो ऑलरेडी ऊपर चला जाता है और ऊपर में ही बादल के साथ ही मिलकर और बन जाता है, और तब जाके वो गिरता है अम्लीय वर्षा। तो ये दोनों सही है, लेकिन नीचे वाला उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। कथन पहला है
पानी में मिलाने पर पेरिस प्लास्टर कठोर होता है। ओके, पानी से संयोजन होने पर पेरिस प्लास्टर जिप्सम में रूपांतरित हो जाता है। इसको समझने के लिए पहले यहाँ देख लीजिए कि पेरिस प्लास्टर पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उससे मिलकर जिप्सम बन जाता है। जमे या कठोर होने पर बहुत कम समय लगता है। जमने में मतलब कम समय लगता है। इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखो आप, सबसे पहले क्या होता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर कठोर होता है। ठीक है, पानी में संयोजन होने पर पेरिस ऑफ प्लास्टर जिप्सम में बदलता है। तो क्या है, इसको समझिए। जैसे अगर आप देखेंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जिप्सम का सूत्र है, सॉरी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। पानी में अगर इसको मिलाएंगे आप तो जानते हैं क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। और जैसे ही ये 2H2O वाला बनेगा तो ये तेजी के साथ क्या हो जाएगा, जिप्सम में रूपांतरित होगा। ये चीज बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O और वो जमने लग जाएगा। वही बात यहाँ लिखा गया है, मैच कराइए। लैक्टिक अम्ल, ये मैं पहले कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से एक बार आते हैं। सिट्रिक अम्ल खट्टे फल में होते हैं, तो सिट्रिक अम्ल कहाँ चला जाएगा, नारंगी में हो जाएगा आपका। ऑक्जेलिक अम्ल ओ से लिखा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ये टमाटर जैसा दिखता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये टमाटर में जाएगा। ठीक है, खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। सारे मिला दिया मैंने। फिर से एक बार देखिए जरा, इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है और टार्ट्रिक टी से लिखा जाता है और इमली इसी के नीचे लगा रहता है, टी के नीचे इमली लग जाता है। तो ये टी से कैसे समझिएगा, टार्ट्रिक अम्ल इसी से याद रखिएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल ओ लिखा जाता है। और लैक्टस समझते हैं, लैक्टोज से समझते हैं, मतलब 3 इसमें तो आपको मैं बता दिया ट्रिक से। लैक्टस तो ऑलरेडी आपको याद है, टार्ट्रिक टी जैसा लिखा जाता है तो इमली हो जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। लैक्टो अम्ल दही खट्टा में आ जाएगा। ऑक्जेलिक का बता ही दिया, ऑक्जेलिक कहाँ चला जाएगा, टमाटर में। और उसके बाद सिट्रिक अम्ल बता, तो ये नींबू या नारंगी में डाला जाता है, ये तो जानते हैं सब लोग। सिट्रिक यहां लिखा गया है कि सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्विंकलर में क्यों मिलाया जाता है। जैसे ही जिप्सम मिलाएंगे तो सेटिंग का दर तेज हो जाएगा। कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, कोलाइडी जेल की रचना बनाने के लिए, सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने के लिए, सीमेंट की आद्रीढ़न दर कम करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने के लिए होगा या पहला होगा। यहाँ कंफ्यूज बन रहा है, सीमेंट की आद्रीढ़न दर, यहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं रहता ना, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। हाँ, पहला ही सही हो जाएगा, मतलब नहीं समझ पा रहे थे। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्विंकलर में मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट की दृढ़न जो है आदृढ़न दर को कम कर देता है, जिससे सीमेंट कठोर हो जाता है। बात समझे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाता है। दृढ़, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अंतर है कुछ शब्द में। कह रहा है सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने की, प्रबलता क्या होता है, नहीं, इसको आदृढ़न दर कम करने में, मतलब तेजी के साथ वो सूख के स्ट्रांग हो जाए। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, ये हो जाएगा आंसर सी। 7.5 से 8 तक रहता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका एक चीज जान लीजिए, पीएच स्केल में यहाँ 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये पानी होता है। 14 है, यहाँ NaOH होता है सबसे स्ट्रॉन्ग, यहाँ H2SO4 होता है, यहाँ 0 होता है, और यहाँ एसिड होता है। तो इसका मतलब यहाँ 6 होगा, 5 होगा, वही जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे, इधर एसिडिटी बढ़ेगा और इधर में बेसिक बढ़ेगा। तो 7.4 यहाँ पे कहीं पे आएगा इस तरफ में, यानी बेस है। खून हमारा बेसिक है, इसलिए हल्का कड़वा लगता है, कभी ब्लड वगैरह मुंह में जाए तो पता चलेगा। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः पीएच 0 से लेकर 14 के मध्य होता है। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, यह एक बेसिक है नेचर का। ताजे भौम जल का पीएच वायु प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है, क्योंकि जमीन से पानी निकाला आपने, उसका पीएच घटेगा। घटने का मतलब है कि 7 से नीचे आएगा। देखते हैं क्या होता है। तो कहा जाता है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जल से घुल जाती है। जी हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस है, वो नीचे रहता है। तो कहा जा रहा है ताजे भूमिगत जल का पीएच वायु प्रभावित होने पर घट जाता है, क्योंकि जब भौम जल वायु को प्रभावित होता है तो उसमें वायु से कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है।
तो इससे क्या होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है और कार्बोनिक अम्ल बनेगा। आप समझ रहे हैं बात, ये भी तो जान लीजिए। H2CO3 बनेगा, और ये क्या है H2CO3? ये कार्बोनिक अम्ल है, क्योंकि CO2 मिलकर यही बनाएगा पानी में, और ये बनाएगा तो क्या 7 से नीचे जाएगा ना, थोड़ा कम जाएगा, वही कह रहा है। लॉजिक पर भी ध्यान देना है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सभी क्षारक क्षार है, कोई भी क्षारक क्षार नहीं है, क्षारों के अलावा कोई और क्षारक नहीं है, सभी क्षार क्षारक है परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझिएगा। ये यहाँ पे एक होता है भस्म, एक होता है क्षार। क्षारक और क्षार में क्या मतलब है, इसको समझिए। जैसे आपके हाथ पे मैंने डाला, आपका हाथ जल गया, तो वही बात कर रहा है, सभी क्षारक क्षार है लेकिन परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं है। मतलब जितने जलाने वाले हैं हाथ को वो सभी क्षार तो है, मतलब बेस तो है, लेकिन सारे बेस नहीं जलाते हैं हाथों को, ये कहना चाह रहा है। मतलब समझे, ये क्षार क्षारक के चक्कर में गड़बड़ ना हो। आगे कहा जा रहा है कि बोतलों के लेबल पर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक दावा करते हैं कि वे अम्लीयता नियामक है। वे अम्लीयता का नियामक किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप एक बात बताइएगा, अभी मैं एक रिएक्शन आपको बताया था कि कार्बोनिक, यहाँ देखिएगा जरा, सॉफ्ट ड्रिंक में अम्लता के नियामन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ये तो पता ही है। शीतल पेय पदार्थों को बोतल में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य प्रयोग जैसे सोडा वाटर में, लेमोनेड में, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग में, सफ़ेद लेड के उत्पादन में भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। एक मिनट, चूना का यह शब्द नहीं आएगा, यहां हो जाएगा बाइकार्बोनेट, लवण बनता है, और यही हो गया H2CO3। यहाँ संभल के थोड़ा सा आंसर देना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और अच्छा से देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी पहला में है। तो कह रहा है सॉफ्ट ड्रिंक में अम्लीयता के नियमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में क्या था, बोतल के लेवल पर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक दावा करते हैं कि वे अम्लीयता नियामक है। वे अम्लीयता का नियमन किसका प्रयोग कर सकते हैं? नियमन किसका प्रयोग कर सकते हैं? इसका पहला आंसर देना ज़्यादा सही लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। शीतल पेय पदार्थ में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य प्रयोग सोडा वाटर यहाँ आता है। इसका आंसर ए देना सही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वे अम्लीयता का नियमन किसका प्रयोग कर सकते हैं? इसका मतलब हो जाए, इसका हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही दीजिएगा, ये बी नहीं दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, और भी क्वेश्चन है इसके नीचे, कहाँ गया ये? हाँ, ये कह रहा है प्रत्यय अम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लीयता से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। एंटासिड की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है एंटासिड। आमतौर पर प्रयुक्त प्रत्याम्ल कौन सा होता है? तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ठीक है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट में एसिड की बढ़ती हुई मात्रा को लक्षण का इलाज करता है, जैसे दिल की धड़कन का, विकारग्रस्त पेट, अपचन में। इसके अतिरिक्त यह शरीर में गैस्ट्रिक एसिडिटी की मात्रा को भी कम करता है। अब इसका रीजन तो आप जान ही रहे हैं इतना देर पढ़ने के बाद कि इसका कारण क्या है। कोई बहुत बड़ा कारण है नहीं, बस शरीर में अम्ल बना हुआ है अधिक मात्रा में, और ये जाके उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल करेगा कहने का मतलब। साबुन का उपयोग अम्लीय दशा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक अविलय बनने के कारण अपना स्वच्छताकारी प्रभाव खो देते हैं। वह अम्लीय कौन सा है? आप एक चीज़ जानिएगा, जब आप साबुन का प्रयोग अम्लीय दशा में करेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। बात समझ में आ रहा है? इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका, कि आपका काम नहीं करेगा साबुन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि अगर आपने प्रयोग कर दिया साबुन का अम्लीय दशा में, तो वो क्या बना लेगा, दीर्घ श्रृंखला वसा अम्ल बना लेगा। ठीक है, दीर्घ श्रृंखला का वसा अम्ल बनाएगा, और फिर आपका वो साबुन असरदारक नहीं रह जाएगा। यहाँ से समझिए, कह रहा है साबुन का प्रयोग अम्लीय दशा में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक अविलय बनाने के कारण
अविलेय बनने के कारण यह अपना स्वच्छ स्वभाव खो देता है। वह अविलेय दीर्घ श्रृंखला वसा अम्ल होता है। साधारण साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होता है, सोडियम का नमक, जिसमें पॉमिटिक अम्ल, कौन सा, पॉमिटिक अम्ल, एस्टेरिक अम्ल और ओलेइक प्रमुख है। अच्छे साबुन में मुक्ता सार उपस्थित नहीं होता और यह अल्कोहल में विलय होता है। साबुन में निहित कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपमार्जकों का आविष्कार किया जाता है। बात समझ में आई बातें? यहाँ कह रहा है किसान से खेतों में कृषि करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, क्योंकि चूना क्या करता है ना कि ध्यान रखिएगा एसिडिटी को कम करता है। इसका आंसर हो जाएगा अम्लीयता को घटाता है, एसिडिटी कम करता है। कह रहा है किसानों को खेतों में कृषि करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी अम्लीयता को घटाता है। चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। और आगे कहा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दांत मंजन पाउडर पेस्ट बनाने में भी किया जाता है। यह दीवारों को सफ़ेदी करने में भी काम आता है। साथ ही इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी खूब मात्रा में किया जाता है। ये क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सा अम्ल वर्षा के कारण बनता है? तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता है, कार्बन के ऑक्साइड नहीं बनाता है। 1 और 2 इसका आंसर देना अच्छा रहेगा। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं। तेजाब मतलब एसिड होता है, अम्ल। निम्नलिखित घोलों में से कौन सा नीले लिटमस को लाल परिवर्तित करेगा? देखिए लाल बना रहा है मतलब ये एसिड होगा, अम्ल आंसर होगा इसका। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या देना सही रहेगा? 1 मिनट। निम्नलिखित घोलों में से कौन से नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा? 1 सेकंड रुक जाइएगा। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित, अच्छा लाल में परिवर्तित नहीं करता। देखिए हम यहाँ पर ही नहीं रहे, माता रानी दुख दूर करा, क्या ही मैं कर रहा हूँ। आप एक चीज़ लाल में परिवर्तित नहीं कर रहा है, लाल परिवर्तन होता तब तो हम अम्ल डालते हैं, लाल में परिवर्तित नहीं कर रहा था। आंसर देना होगा क्षारक घोल, और साथ में हो जाएगा साधारण लवण घोल। लाल में परिवर्तित नहीं करेगा, ये तो पूछा नहीं है कि ये इस चीज़ में परिवर्तित करेगा, तो ये दोनों परिवर्तित नहीं करेगा। एक तो न्यूट्रल खुद ही है, तो न्यूट्रल चीज़ में डालिएगा जैसा कलर वैसा रहेगा, और क्षार में डालिएगा तो कोई क्या ही कलर बदलेगा, उसी कलर का वो रह जाएगा। लेकिन हाँ क्षार में जरा डालिए तो लाल वाला लिटमस, लाल लिटमस डालिएगा नीला कर देगा, लेकिन लाल लिटमस साधारण नमक में डालिएगा कुछ भी नहीं होने जा रहा, जो कलर का वही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों, बी नंबर। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। बेकिंग सोडा यानी खाना पकाने वाला सोडा, ये जानते क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, NaHCO3 होता है। और कपड़ा धोने वाला सोडा होता है NaCO3, Na2CO3 होता है, Na2CO3 ऐसे करके होता है। NaHCO3 होता है, यह खाना पकाने वाला है, और Na2CO3 होता है, ये होता है कपड़ा धोने वाला। इसको यहाँ से पढ़िए, बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है इसके बारे में? पहला, इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, तो जी हाँ, अग्नि आग बुझाने वाला में भी किया जाता है, तो ये सही हो गया। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतम करने के लिए किया जाता है, ये सही बात है। आप देखते होंगे सोडा डाल के और सीटी लगाया जाता है तो तुरंत में दाल सीज जाता है या चना वगैरह सीज जाता है, तो सोडा जल्दी काम करता है। आगे है, यह एक संक्षारी क्षारक है। संक्षारी मतलब इससे आपका हाथ जल जाएगा। संक्षारक किसको पढ़े थे? थोड़ा देर पहले वो नहीं पढ़े थे, क्षारक क्षारक क्षारक, वही वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है आपको? संक्षारी तो है नहीं, जलाता तो है नहीं शरीर, तो ये गड़बड़ लिखा गया है। अगला कहता है, यह अमाशय में अम्ल के अधिक को इसका कारण है कि ये निष्प्रभावी करता है। जी हाँ, अम्ल शरीर में रहेगा तो उसको निष्प्रभाव करेगा सोडा, क्योंकि ये तो बेस है ना, इसीलिए। देखिए सोडियम, देखिए बेकिंग सोडा एक मृदु और असंक्षारकीय क्षार है। इसका उपयोग औषधियों में पेट की अम्लता दूर करने में हेतु प्रयत्न के रूप में लिया जाता है। यह भोजन को जल्दी पकाने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल, अग्निशामक वगैरह जगह पे भी होता है। समझ में आ रही है बातें? बहुत ही काम क्या है आपके लिए। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, उस समय मज़ा आ जाएगा, कहिएगा कि हाँ। और सबसे खुशी की बात मुझे लगता है ना, हमारे चैनल पे एक ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपके द्वारा गलत आपके साथ किया गया है।
आज मैंने देखा एक चैनल पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चन कराया गया था, 1 घंटा 35 मिनट के करीब था, मतलब 1.5 घंटा के करीब में 15 से 16 क्वेश्चन कराया गया था। और आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन का कराया गया था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही स्लो पढ़ रहे थे सर। और बीच में प्रचार कई तरह की बातें चल रही थी, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो। नहीं बाबा, सब बच्चे के पास बुद्धि आ चुका है कि उसको पढ़ने से नौकरी होगा, लेकिन समय लैप्स हो रहा है, बिलीव कर रहे बच्चे ना, ये नहीं करेंगे हम। कथन 1, अपचन के दौरान होने वाले पेट दर्द के निवारण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी थोड़ा देर पहले देखते हैं MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारक है और यह पेट में अम्ल की अधिकता को निष्प्रभावी कर देता है। ये दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। कह रहा है अपच के दौरान होने वाले पेट दर्द के निवारण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन किया जाता है, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारक को पेट की अम्लीयता को कम कर देता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है। किसका? डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग कुछ कृषि भूमियों में किया जाता है। इसके प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है मृदा के पीएच को बढ़ाना। डोलोमाइट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि कृषि भूमियों में डोलोमाइट के चूर्ण का प्रयोग मृदा के पीएच मान को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 98 है। ओके, यदि 1 लीटर विलयन बनाने के लिए पानी में 49 ग्राम अम्ल घोला जाता है तो अम्ल की प्रबलता क्या होगी? आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो तो 98 ग्राम है पर मोल। तुल्यांकी द्रव्यमान हमने क्या कर दिया? 49 ग्राम मिला रहे हैं आप, तो आधा हो जाएगा 49। तो अम्ल की प्रबलता निकालना क्या? दिया गया पदार्थ का द्रव्यमान और बटा में तुल्यांकी द्रव्यमान। तो दिया गया है आपका 49 और तुल्यांकी द्रव्यमान जब आप निकालेंगे 49 डालेंगे यानी 1 नॉर्मल हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1 नॉर्मल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बहुआसूत जल के एक नमूने का पीएच मान है। आंसर आप देंगे 7 के अति निकटतम। अशुद्ध जल समझते हैं, शुद्ध जल जिसको हम लोग बोलते हैं, डिस्टिल वाटर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 के निकट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो पहला ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी कुछ देर पहले मैं इसको बताया भी था आपको बनाकर, जरा आप देखिए तो क्या मेरा जो बताया गया बात था वो वही बात यहाँ पे है क्या? मैं ऊपर करूँ जरा, रुक जाइए तो। हाँ, आप देखिए, कहेंगे हाँ सर यही तो आप थोड़ा देर पहले बनाए थे कि H2CO3 बने कार्बोनिक एसिड बनेगा। बात समझ में आया? बिच्छू ब्यूटी, नेटल के पत्तों के तंतु के चुभने से अत्यंत पीड़ा जलन होती है। निम्नलिखित में से ये तो सीधा का ये जलन नहीं होता, खुजली देने लगता है। इसके अंतःक्षेपण के कारण यह पीड़ा होता है, तो वो डाला जाता है। याद रखिएगा, जो चींटी वगैरह काटता है ना, वही चीज इसमें भी होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। बात समझे? बिच्छू बूटी यानी नेटल लीफ, कबछुआ भी बोला जाता है इसको। शाकीय पादप है, इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। इसको छूने पर त्वचा को जलन उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके डंकनुमा बालों की त्वचा में मिथेनोइक अम्ल प्रवेश कर जाता है और इस कारण से जलन उत्पन्न होता है। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम आर्टिका डायोका है और इसको दूर करने के लिए आप सोडा उस पर लगा सकते हैं। देसी भाषा में लोग कहता था गोबर वगैरह लगाइए, बट उससे ज़्यादा काम करता है सोडा लगाना। सोडा खाने वाला जो घर में रहता है, या इनो वगैरह लगा सकते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, तो आप आंसर देंगे कांच के निछारण यानी अम्ल लेखन में उस पर लिख सकते हैं आप हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। HF इसको बोलते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का क्या है सूत्र? HF है, ये पहले भी बताए हैं हम आपको। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पानी में हाइड्रोजन फ्लोराइड का घोल बनाता है और इसे HF का निरूपित करते हैं। इसका मुख्य कांच के निच्छारण में होता है। यह तेल शोधन में एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। आगे है पेयजल के लिए पीएच की
वांछनीय सीमा क्या है, जो पीने योग्य जल हो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो कह रहा है पेयजल के लिए पीएच का मान 6.5 से 8.5 की वांछनीय सीमा मानी गई है। यानी ये लाइनिंग है, यहाँ 7 होता है, 7 मिल जाए तो सोना है आपके लिए पानी, बट ये तो मुश्किल है मिलना। पीछे में 6 होता है और यहाँ पे आपका होता है 8, तो कहा यहाँ पे होता है 9, यहाँ पे होता है आपका क्या इसको कहा जाता है 5। अब देखिए यहाँ पे 6.5 से लेकर और ये 8.5 तक जाता है, यानी बेसिक चलेगा लेकिन एसिटिक ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिक में आप 1.5 जा रहे हैं आगे ना, 1.5 पॉइंट आगे जा रहा है, पीछे ½ पॉइंट ले रहे हैं, तो एसिड थोड़ा सा ही चलेगा, ज़्यादा एसिड आप नहीं पी सकते। हाँ, अब आप कहेंगे कि कुछ लोग पतले होने के लिए मॉर्निंग में पीते हैं 1-1 ढक्कन विनीगर, तो भाई उसकी बात अलग है, वो तो आप अपने सेहत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पिया जाता है ना। तो यहाँ पे तो इसके हिसाब से चलना है। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन का विभव, इससे अम्ल और क्षारक की पहचान होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का होना स्वच्छ, शीतल, स्वादयुक्त और रंध्र रहित हो पेयजल के बारे में कहा जाता है। तो बस याद रखिए 6.5 से 8.5 के बीच रहता है, नॉर्मली 7 रहे तो बहुत अच्छा है। संयोग से बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों के छू जाने पर जलन पैदा होती है, किसके अंदर छेपन के कारण होता है, अभी जस्ट आपने देखा, सेम यहाँ पे दिया गया है। आगे कहा जा रहा है किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है। ये अम्लीय होता है, कभी नहीं, ऑलरेडी मेरा दांत अम्लीय है, अमल पे अमल और खराब हो जाएगा। उदासीन भी नहीं होता है, क्षारीय होगा। कहा जाता है कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो दंत बल्क यानी इनामेल का पदार्थ है, ये सब गलत बात है, इसका क्षारीय होना चाहिए, सीधी बात। दांत का मंजन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में टूथपेस्ट कहा जाता है माफी चाहते, खांसी आ गया था। तो टूथपेस्ट कहा जाता है, विभिन्न यौगिकों के घटकों से मिलकर बना होता है, इसे क्षारीय प्रकृति का बनाया जाता है। आगे कहता है इसमें अपघर्षक, फ्लूओराइड, अपमार्जक इत्यादि प्रयोग होता है, यानी कि साफ करने वाला जो घर्षण हो, इसलिए उसमें थोड़ा सा दाना दाना कुछ डाला जाता है, समझे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है। तो एक चीज आपके माइंड में बैठा लीजिए, जो एसिड होगा वही देगा। ये तो बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमाशय का रस देगा। एक मिनट, अमाशय से HCl निकलता है ना, तो डी आंसर होगा। ऐसे नींबू का रस जो है ना, इसमें भी एसिड है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा एसिड जो होगा आपका वो डी में होगा, अमाशय रस में। HCl से ज़्यादा पावरफुल सिट्रिक एसिड थोड़े ना है, क्योंकि उससे सिट्रिक एसिड निकलता है ना आपको नींबू से। कहा जा रहा है अमाशय रस पेट की श्लेष्मा झिल्ली में ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पानी के समान पतला अम्लीय पाचक पदार्थ है, ठीक है। यह रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl और सोडियम क्लोराइड NaCl से बना होता है। यह पाचक एंजाइम को सक्रिय करके प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उच्चतम मात्रा सबसे ज्यादा H+ कहाँ से निकलेगा, स्ट्रॉन्ग HCl से निकलेगा, अमाशयी रस से। लवण यानी जल, ब्राइन किसका जलीय विलयन है, लवण जल यानी ब्राइन बोलते हैं उसको हम लोग। तो बस इसमें नमक मिला दीजिए। लवण जल यानी ब्राइन सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। लवण जल का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जब किसी तरल पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस पदार्थ के आयनस तत्व उससे अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। बात समझे क्या बोला, हम समझाते हैं। NaCl आपने डाल दिया पानी में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये अलग हो जाएगा, सोडियम प्लस अलग हो जाएगा, क्लोरीन माइनस अलग हो जाएगा। इसी को कह रहा अपघटन विधि होता है। अपघटन मतलब टूट जाना, लेकिन आयनिक यौगिक के साथ ऐसा होगा, ध्यान रखिए। सहसंयोजक यौगिक के साथ नहीं होगा। अभी सहसंयोजक यौगिक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ फटाफट में, CH4 या सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया लिया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ हो रहा है क्या, साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन NaCl जो मैंने अभी लिखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन सोडियम देता है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेता है। तो विद्युत ऋणात्मक है क्लोरीन और विद्युत धनात्मक है सोडियम। मेटल्स विद्युत धनात्मक होते हैं। यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा एक विषभांगी यानी विजातीय मिश्रण है। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिरका, सोडा वाटर, ये सभी नहीं है लेकिन ये है। दूध एक विषमांगी यानी विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों को अलग अलग अनुपात में मिलने से होता है। जैसे मन वैसे मिला दीजिए तो बन गया मिश्रण।
निम्नलिखित में से कौन सा विक्षारकीय अम्ल है? फिर से वो भी आ गया। विक्षारकीय समझ रहे हैं? विक्षारकीय अम्ल कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और फॉस्फोरिक अम्ल है। तो कह रहा है 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त करने वाला अम्ल त्रिक्षारकीय अम्ल कहलाता है। फास्फोरस अम्ल एक त्रिक्षारकीय अम्ल होगा। तो एक चीज एक समझिएगा, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ बिछारकी क्यों लिखा है, यहाँ पे लिखना था उसको त्रिक्षारकी, बात समझे, लेकिन लिख दिया बिछारकी। तो बिछारकी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए यहाँ आंसर डी होगा फॉस्फोरिक अम्ल, और यहाँ पे होना चाहिए त्रिक्षारकी, क्योंकि ये H+ आयन 3 हाइड्रोजन आयन देता है फॉस्फोरिक अम्ल। बात समझे, इसी ध्यान रखिएगा। इसका डी आंसर क्यों होगा? निम्नलिखित में से किसके विलयन का pH 7 से कम होगा? 7 से कम यानी एसिड होगा। एसिड कहाँ यहाँ दिख रहा है आपको? ये तो हटाई दे, न्यूट्रल है। इसका तो ज़्यादा ही होगा, तो आपका आंसर ये भी न्यूट्रल है KCl। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक मात्र बचा FeCl3 फेरिक क्लोराइड। कहता है pH मूल्य एक। अच्छा, एक और बात जानिए, जितने भी मेटल के क्लोराइड होते हैं ना, या मेटल के ऑक्साइड, वो आपको एसिडिक वैल्यू के होते हैं। तो यहाँ 7 से कम मतलब एसिडिक होगा, तो यहाँ पे है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कहिएगा, सोडियम क्लोराइड भी तो है, KCl भी है, तो ये न्यूट्रल है, ध्यान रखिएगा। FeCl2 होगा, क्योंकि pH मूल्य का एक संख्या होता है जो पदार्थ का अम्लीय व क्षारीयता का प्रदर्शन करता है। अम्ल का pH मान 7 से कम है तथा क्षार का pH 7 से अधिक होता है। क्वेश्चन 7 से कम कौन है? तो FeCl3 ही कहलाएगा यहाँ पे। आगे आपका, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में और खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में होता है? विलायक के रूप में एसीटोन बनाने और खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में होता है। तो साइट्रिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल आंसर दीजिएगा। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा जितने भी सिट्रस फ्रूट है खट्टे वाले उसमें। ऑक्जेलिक अम्ल तो आपको बताया टमाटर में। फॉर्मिक अम्ल बताया चींटी के डंक में, भंवरा के डंक में, या नेटल पौधा में। और एसिटिक अम्ल हो जाता है ये खाद्य पदार्थ वगैरह के लिए। देखिए, एसिटिक अम्ल का प्रयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में और खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी, कपड़ों के छपाई आदि में होता है। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक, फलों के संरक्षित करने में आदि में। और साइट्रिक अम्ल का उपयोग धातु को साफ करने में किया जाता है। सारे चीज़ यहाँ पे आपको दे दिया गया। साइट्रिक अम्ल का धातु साफ करने में होता है, इसलिए नींबू वगैरह से देखिएगा लेडीज लोग पायल वगैरह साफ कर लेती है फटाफट घर पे ही। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्न से किसमें नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रंजक एवं पेंट के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम शोधन में भी होता है, बैक्टीरिया में तो होता ही होता है, उर्वरकों के निर्माण में नहीं होता है, क्योंकि उर्वरक को ज़्यादातर बेसिक बनाया जाता है। क्योंकि पेड़ पौधा के जो पार्ट होते हैं ना, वो ऑलरेडी अम्ल पैदा कर देते हैं, पेड़ पौधा के जो पार्ट जमीन में मिलने से। तो उसमें ज़्यादातर बेस ही मिलाया जाता है, एसिड देने का जरूरत नहीं पड़ता है कभी भी खेत खलिहान में ज़्यादातर। उर्वरकों के निर्माण में, गौर से सुनिए, उर्वरकों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, पटाखे एवं भ्रम बम बनाने में, दिया सलाई बनाने आदि में फॉस्फोरस का उपयोग किया था। वही तो मैं सोचूं कि ऐसा तो नहीं गड़बड़, मैं इतना ज़्यादा पढ़ लिया हूँ। वही ना, कहे फॉस्फोरस का प्रयोग होता है इन सभी जगह पे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उर्वरकों के निर्माण में आपका इसका प्रयोग नहीं होता है। आगे पढ़िए। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? पहला है उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट एजेंट, कैटेलाइज एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्टरलाइंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा, आप आराम से जवाब दे पाइएगा। बस इतने माइंड में लगाना था ना कि इसमें पेय शुद्ध करना है ना, सबसे अच्छा आपको हो जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गया मैच द कॉलम, जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, नीलत होता है पहला, एप्सम साल्ट है, बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोला जाता है। तो पहला तो एक क्लियर कट लग गया आपको। तो अब देखिए, जिस ऑप्शन में सी का फर्स्ट है वही आंसर हो सकता है। अब देखिए सी का फर्स्ट कहाँ कहाँ है, ये आंसर नहीं हो सकता, और ये आंसर अब नहीं हो सकता, क्योंकि सी का 2 2 दे दिया है। अब आगे कह रहा है,
कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है। एक ट्रिक देता हूं, देखिए नीला थोथा रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है, क्योंकि इसका बॉल डाई चमड़ा टेक्सटाइल उद्योग में होता है। ये ब्लू कलर का कलर, नीला कलर देता है, कहने का मतलब। अब कॉपर का आप नॉर्मली आप देखे होंगे ग्रीन ग्रीन कॉपर के ऊपर लग जाता है, बात समझे, उसी से माइंड में बैठा है, ग्रीन नीला में बदलेगा, नीला थोथा, ऐसा कुछ याद रखिए। तो ये आपका पहला लग गया। अब कह रहा है एमसम साल्ट जो है ये कहा जाता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट को, एमसम साल्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे कहा जा रहा है कास्टिक सोडा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। देखिए एक चीज समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का हॉल्ट वाइज, NaOH का हॉल्ट वाइज, यही आपका कास्टिक सोडा, ये कपड़ा वगैरह धोने में आता है काम। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। माइंड में रखिएगा इन चीज़ों का, यहाँ पे पूरे डिटेल में दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़िए। नीला थोथा के बारे में रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। CuSO4 × 5H2O रहता है, जिसका उपयोग बाल डाई करने में, चमड़ा में, टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O इसके साथ रहता है, को एप्सम लवण कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, अभी मैंने बताया था NaHCO3, जिसका उपयोग सनाहट वाले पेय पदार्थों में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था सूत्र, NaOH होता है, NaOH का हॉल्ट वाइज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। NaOH का प्रयोग कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। एकदम सही बात है, अम्ल में पानी जैसी डालेगा ना पूरा छींटा मारेगा, उड़ेगा, भयंकर भयंकर रिएक्शन होगा, धुआं वगैरह निकलने लगेगा। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पानी में मिलाइए, पानी ढेर सारा लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए, सही है। पानी की विशिष्टतम ऊष्मा बहुत अधिक होती है, तो ये स्पष्टीकरण भी सही है। पानी की जो विशिष्टतम ऊष्मा होती है वो भी बहुत अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। अब इसका रीजन यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा, देखिए पढ़ के। थोड़ा सा बड़ा और करें क्या, एक सेकेंड, हाँ इतना ठीक है। कह रहा है पहला पॉइंट में सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ बहुत तीव्र गति से क्रिया करता है और इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है। इस अम्ल को तनु करने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, जैसे जैसे एसिड डालते वो सब वो कैप्चर करते जाता है। इसके विपरीत अम्ल में पानी मिलाने पर अचानक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से कहा जाता है कि मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और अन्य क्षति होने की संभावना बढ़ जाती है। कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O का जलीय घोल, इसी को ना ब्लू विट्रियोल कहा गया था। ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या कहते हैं इसको, नीला थोथा। कहाँ गया क्वेश्चन, था ना ऊपर में, हाँ ऊपर ही चला गया वो क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नीला थोथा बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट। CuSO4 × 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अगर कहेंगे हम तो जल अपघटन हो जाता है। इसीलिए देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जब बनाते हैं, क्योंकि इसका जल अपघटन होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है पानी में डाला आपने तो ये क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है और H2SO, फिर ये क्या बन गया बताइए, एसिड बन गया ना। तो H2SO प्रबल अम्ल होता है और ये बहुत ज़्यादा अम्लीय कर देता है, विलयन को खट्टा हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गड़बड़ कथन पूछ रहा है। कहा जाता है बेरियम में स्ट्रांसियम प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाती है, ये गलत बात लिखा गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए बेरियम और स्ट्रांसियम क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये धातुएं बहुत ही क्रियाशील होता है, इसीलिए प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है, वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके यौगिक बना लेती है। और ये दोनों चीज डाला जाता है क्या चीज में, जो पटाखे जलाते हैं उसमें कलर डालने के लिए, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट सही था तो पढ़िए ना सही वाला। सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की दर से वृद्धि होती है, पेरिस प्लास्टर की दर से वृद्धि होती है। आगे कहा जा रहा है, पता नहीं कैसे लिख दिया है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में पेरिस और प्लास्टर की दर से वृद्धि होती है, मतलब ये कौन सा तरीका है, किस दर से वृद्धि होती है, कैसा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मिस प्रिंट है, ठीक है। ऐसे सोडियम क्लोराइड मिलाने से ही इसका जो रफ्तार है वो बढ़ जाता है। कहता है सीमेंट में जिप्सम का उपयोग
उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, उसको स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। ये भी सही है, सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं। ये लंबा चैप्टर है, देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही आपसे पूछ रहा है, तो पढ़ा जाए। अग्निशामकों में खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। जी हाँ, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ क्विक लैम्प का प्रयोग होता है। ये भी सही बात लिखा गया है। क्विक लैम्प भी आपको समझ में आता होगा, बता दूं लिख के हम आपको, एक सेकेंड दीजिए। CaO यही है क्विक लैम्प। जब पानी में डालिएगा ना घर में चूना वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि गर्म हो जाता है और एकदम गर्म गर्म हो जाता है, इसीलिए बिना बुझा हुआ चूना है ना। बुझा हुआ चूना क्या होता है वो भी बताए थे आपको। वो बुझा हुआ चूना क्या है उसको समझिए। CaOH का होल ट्वाइस, यही है बुझा चूना। यही बात मेरे ध्यान में था, इसलिए उसने उस समय गलती लिख दिए थे। क्या लिख दिया, CaOH का होल ट्वाइस, ऐसा कुछ करके मैंने लिख दिया था। आगे बढ़िए। तो एक चीज़ समझ में आया। आगे कहता है पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जिप्सम का सूत्र मैंने बताया था, CaSO4 हाफ H2O होता है। और क्या करते हैं, इसी से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 और 2H2O। सीमेंट उद्योग में इसका भी प्रयोग होता है। अब इस चीज़ को यहाँ से अच्छा से एकदम डिटेल में समझाया गया, समझने का कोशिश कीजिए। खाने का सोडा है जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेक मतलब पकाना होता है। प्रयोग अग्निशामकों में किया जाता है, क्योंकि जब ये बेकिंग सोडा गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल देता है। देखिए आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हाँ, सोडियम, ये क्या हो गया, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यहाँ पे, बात समझे। खाने का सोडा यही होता है, और जल के साथ जल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और देखिए सोडियम कार्बोनेट देता है। कहा जाता है चूंकि CO2 वायु से भारी होता है, इसीलिए यह O2 की तरह दहन क्रिया में सहायक नहीं होता है। जल ज्वलन ताप को कम कर देता है। बिना बुझा चूना या कली चूना का प्रयोग शीशे के उत्पादन में किया जाता है। जिप्सम को 150 डिग्री पर गर्म करने पर इसमें क्रिस्टलन जल का कुछ अंश निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए जिप्सम है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में आ गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम पानी दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्वेश्चन यही था ना कि पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़ा अच्छा ट्रिक समझाता हूँ। यहाँ पे ना सूत्र उल्टा पुल्टा हो जाता है कि जिप्सम का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है। तो एक ट्रिक जीवन भर नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। इसका नाम बड़ा लिखा जाता है ना, तो इसमें जल कम रहता है, आधे जल रहता है, और जिप्सम छोटा लिखा जाता है जिसमें 2 जल रहता है। तो इससे उल्टा पुल्टा कभी नहीं होगा, ध्यान में रहेगा। ये सब दिमाग लगाना पड़ता है, वरना उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैं भी कई बार लिख देता हूँ उल्टा पुल्टा। आगे कहा जा रहा है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। और आगे कहता है फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। अब सुनिए जरा, दोनों सही है। देखिए फॉर्मिक एसिड, फार्म से माइंड में याद रखिए, फॉर्मिक एसिड कहाँ मिल जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, काटने उठने वाले चीज़ होते हैं, उन सभी में फॉर्मिक एसिड होता है। ये तो माइंड में आ गया, ये तो नेचर चीज़ से मिल रहा था, ऑर्गेनिक हो गया। अच्छा, एसिटिक एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड भी ऑर्गेनिक में आ जाता है, सिट्रिक एसिड भी खट्टे चीज़ में मिल जाता है, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं। तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड अधिक तेज होता है। तो दोनों सही है, लेकिन इसका यह स्पष्टीकरण नहीं है, इसीलिए इसका बी आंसर देना अच्छा रहेगा। देखिए फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील है, यह एक कार्बनिक अम्ल है। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, अम्ल को क्षार से मिलाएंगे तो पानी पहला नंबर तो बनेगा, और उसके अलावा क्या बनेगा, नमक बनेगा। तो डी आंसर देना सही रहेगा, नमक बनता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे, और ये कैसा रिएक्शन दे दिया है, ये गड़बड़ रिएक्शन है, ठीक है, इसको भूल जाइए, ये गड़बड़ रिएक्शन है, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करते हैं, अभी मैंने बताया फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। कोई भी चीज़ काटेगा, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, विष में फॉर्मिक अम्ल होता है, पाई जाती है। इस अम्ल के काटने से
कांटे को शिकार को घायल करते हैं और इस पे हम लोग को लगाना पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि खाने का सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट की अम्लीयता दूर करती है के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है? अभी हमने देखा था यही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अकार्बनिक यौगिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक सूत्र MgO2 का होल ट्वाइस होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखता है। मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया यहाँ भी। मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, लेकिन कार्बोनेट का कैसे रासायनिक सूत्र है? कार्बोनेट का CO3 होता है, तो कुछ और ही है। आगे कहता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए यहाँ पे जो कार्बोनेट लिखा गया ना, गलती से लिखा गया। मैं कहा ना मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, यह अकार्बनिक यौगिक है। आगे कह रहा है मैग्नीशियम, मैं थोड़ा क्लीन करके समझाऊँ। पहली बात ये समझिए आप कि यहाँ पे ये जो लिखा है कार्बोनेट गलत है। मैग्नीशियम क्लोराइड है यह, और इसका रासायनिक सूत्र है। आगे कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, और मैग्नीशियम सल्फेट है, यह मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे कार्बोनेट गलती से छपा हुआ था। नीचे आ जा तुम। सोडा क्षार, धोने का सोडा किसका नाम है? तो अभी हमने देखा था NaCO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोडा क्षार और धोने का सोडा किसका नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा C। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ लिखा गया, सोडियम कार्बोनेट होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। जलयोजित का मतलब जल लगा रहता है। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट में 10 जल लगा रहता है। एक अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा विलयन होता है? क्षारीय होता है। जल की कठोरता को दूर करने के में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसका उपयोग पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा के उत्पादन में भी किया जाता है, क्लींजिंग के रूप में, साफ करने में। प्रति अम्ल यानी एंटासिड के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर है ऑप्शन में तो वही मारिएगा, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप मार सकते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। एसिटिक अम्ल है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल है, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल है और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है। तो आंसर ट्राइक्लोरो मारिए। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल और मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल और डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल है। मतलब इन सभी से ज़्यादा प्रबल है आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। कहता है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में क्लोरीन के 3 अणु जुड़े होते हैं। इसके कारण ऋणात्मकता में वृद्धि होती है और अम्ल की प्रबलता की वृद्धि में सहायक होती है। आगे प्रश्न है आपका, आयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था ब्लू विट्रियोल में बता रहा था। तो याद रखिएगा, गंधक अम्ल जो होता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। ये S क्या है? गंधक है, ध्यान रखिएगा। तो गंधक अम्ल इसी को बोल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, स्टार मार के, बढ़िया चीज़ है ये। सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम आपको जानने को मिला, गंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण जल में क्या हो जाएगा? कौन सी प्रॉब्लम आएगी? तो इसको बोलते हैं क्षारकता होगी। नाइट्रोजन और फास्फोरस के मौजूदगी के कारण जल में अमोनिया तथा फॉस्फीन की अशुद्धियां उत्पन्न होती है। इसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप जल में क्षारता उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल ऑप्शन के हिसाब से एसिटिक अम्ल है, मोनोक्लोरिक एसिड, अच्छा ये तो अब पहले भी दिया गया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा समझिएगा जरा, बेसिक सा है क्वेश्चन लेकिन अच्छा है। इसमें 2 क्वेश्चन छुपा है, ये बना वही पाएगा जो समझेगा दाहक सोडा क्या है। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी।
सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा बोलते हैं और यह प्रस्वेद हो जाता है, यानी नमी सोख लेता है। वातावरण में छोड़ दिया खुला तो नमी सोख लेगा, जैसे नमक को भी खुला छोड़ने पर नमी सोख लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा कहा जाता है। इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। वायु में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करता है, इसे प्रस्वेद कहा जाता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलय होता है? नहीं। यह गंध रहित होता है? नहीं, गंध होता है। यह पीत गैस होती है? पता नहीं। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला होगा, यह सही है। देखिए, इस लाल लिटमस नीला क्यों होगा पता है? क्योंकि यह बेस बनाएगा। अमोनिया है ना, NH3, अमोनियम NH4 होता है। कहता है जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, इसीलिए कौन सा करेगा? नीला लिटमस को कर देगा आपका रेड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2 होता है। ये गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है। CaOCl2 होता है, CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका नाम पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, जिसको CaOCl2 बोलते हैं। इसके एक और तरीका से याद रख सकते हैं, CaOClCl। सिरका यानी विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल को बोलते हैं, और एसिटिक अम्ल में COOH लगा रहता है। सिरका यानी कि CH3COOH, CH3 और COOH ऐसे लिखा है, मिस प्रिंट लिखा गया है, 3 नीचे रहता है। एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। जल के आयनिक गुणनफल K का एकक है? क्या बोलेंगे? जल के आयनिक गुणनफल, पता नहीं कुछ गड़बड़ सरबर लग रहा है, ये क्वेश्चन में छोड़ दीजिए। मोल स्क्वायर पर मोल, मतलब गड़बड़ प्रिंट है इसका कुछ क्वेश्चन में। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन जानते होंगे, नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए लगाया जाता है, उस पर टेफ्लॉन। इसको बोलते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन बोलते हैं इसको। एक संश्लेषित फ्लोरोबहुलक है, इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। इसका मुख्यतः उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू साइट्रिक अम्ल के प्रयोग पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन C की कमी को दूर करता है, पूरा करता है, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जबकि टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। आइए फिर से एक बार आ गया वैसा ही क्वेश्चन। लैक्टिक अम्ल दूध से बना चीज़ में, मक्खन में लगा दीजिए। 1 मिनट, गड़बड़ लगा दिया, मक्खन नहीं लगाइए, दूध में लगाइए लैक्टिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में होता है, बटर से ब्यूटेरिक बना है तो आप तो ऐसे ही पकड़ लीजिएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू में हो जाएगा, और सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। क्वेश्चन में तो ढंग दिया। हाँ, कौन गड़बड़ है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में होता है? नहीं होता है, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें नहीं होता है, ये गड़बड़ है। माल्टोज में माल्टा होता है, माल्टोज में माल्ट होता है, ये भी सही है। एसिटिक अम्ल में दही, ये भी गड़बड़ है। एक मिनट रुक जाइए। पहला सही है, रुकिए, सब गड़बड़ सरबड़ हो रहा है, रुकिए। ये सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, जानते हैं किसको? सिट्रस
मतलब जो सिट्रिक अम्ल बोल रहे थे, एसिड उसी में बोला जाता है, तो ये सही है। माल्टोज में माल्टा पाया जाता है। एसिटिक अम्ल विनेगर में होता है, तो ये गड़बड़ है। दही में होता है लैक्टिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी के डंक में। तो वही कह रहा है, स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी ताजी सब्जियां एवं साइट्रस फल या नींबू में पाया जाता है। माल्टोज माल्टा में उपस्थित रहता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट बोलते हैं। समझे माल्ट को? थोड़ा सा मैं ऊपर करके अच्छे से एक बार और दिखाऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको माइंड में आना चाहिए। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल होता है और चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहेगा? इन सभी में पूछ रहा है क्या विद्यमान रहेगा। इमली में टार्ट्रिक अम्ल रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब केला में भी टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होगा। अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लीयता नियामक और खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। लाल नीला हो रहा है यानी क्षारीय हो गया है वो लिटमस। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देता है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? तो इसको बोलते हैं हम लोग अमोनिया। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला होता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया में सफेद ध्रुव उत्पन्न करता है। लाल लिटमस नीला करने का मतलब अमोनिया जब जल में मिल रहा है तो वहाँ बेस बन रहा है। और अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफेद धूम उत्पन्न करता है। थोड़ा देर पहले बताए थे। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट। बासिक सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के रूप में इसको जानते हैं। बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं। और हाइपो कहते हैं किसको? सोडियम थायोसल्फेट को। तो ये देखिए तो कहाँ पे ऐसा है, 1 का 4 इसमें है और इसमें है, यानी इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। 1 का 4 हो गया। 2 का फर्स्ट, देखिए 2 का फर्स्ट यहाँ हो गया और 3 का 2, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, सही बताया था मैंने। बासिंग सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को, कपड़ा धोने वाला सोडा। कास्टिक सोडा कहा जाता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। हाइपोसोडियम कहा जाता है थायोसल्फेट को। हाइपोसोडियम थायोसल्फेट को। आगे कहा जा रहा है आपका खाने का सोडा। अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही चीज़ है। बी नंबर आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा में होता है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा भी कहला जाता है। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा होता है सोडियम क्लोराइड। नमक उसी से बनता है। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक के नाम से जानते हैं, यह समुद्री में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। 75% होता है ठोस का। लगभग जितना भी ठोस मात्रा घुला हुआ है, समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो मानव भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। नमक न हो तो कोई खाना का कोई स्वाद नहीं मिलेगा। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल आ मजबूत क्षार, सी आंसर देंगे। 1 मिनट, ये ऑप्शन नंबर बी में ये चीज़ लिखा गया है, मजबूत क्षार मजबूत अम्ल। क्योंकि देखिएगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के माध्यम से अभिक्रिया निर्मित लवण जो होता है उदासीन होता है और ये हम खा सकते हैं, जैसे NaCl। और एक होता है KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट।
आगे है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। आगे रहा है बासिंग सोडा या धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का कपड़ा धोने के साबुन में होता है, इसको Na2CO3 बोलते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है, यही गड़बड़ है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सही है। ऑक्सीकारक है, ये भी सही है। तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है, ऐसू छीट देने से क्लोरीन निकलता है और बहुत गंध देते रहता है, पहला गड़बड़ है। यहाँ कहा जा रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है और कहते हैं कि इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका सूत्र यही है, कैल्शियम ओ लगा रहता है ना, ऑक्सीजन, तो हाइपो बोलते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, इसे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जिसका सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाया जाता है। यह जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण यह स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैल्शियम क्लोराइड देता है, जल देता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और क्लोरीन गैस देता है। बात समझ में आया? इसका आंसर यही गड़बड़ है कि जल से अत्यधिक विलय होता है, नहीं, अशुद्ध होने के कारण नहीं मिल पाता है अच्छे से। आगे कह रहा है कि 1 बिलियन का लाल लिटमस को नीला कर रहा है। लाल लिटमस को नीला कर दिया यानी वो बेस होगा, 7 से ऊपर उसका वैल्यू होगा, इसमें कोई नहीं है। लाल को नीला किया है तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7 से बड़ा होना चाहिए था, थोड़ा ना थोड़ा। ये बीच में प्रचार घुसा हुआ है, तो डी हो जाएगा। यह मतलब कोई नहीं होगा। यह बिलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, तथा यह बिलियन को नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्लीय होता है, और बिलियन का पीएच मान 7 होता है। यह वह अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक पीएच वाले बिलियन क्षारीय होता है। प्रश्नानुसार बिलियन का लिटमस नीला कर रहा है लाल को, यह क्षारीय होगा, जिसका कारण इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल नहीं है, इसको बोलते हैं NH3। NH3 एक लुईस क्षार है, आगे जो भी है लुईस अम्ल कहलाता है, जैसे FeCl3 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना जो सोडा वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाल दिया, सोडा वाटर होता है, वो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि वो क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 बनाता है। कहा जा रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाहित करने से बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर से अधिक दाब प्रेशर से गैस घुला दी जाती है। नेक्स्ट है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या होता है? तो आपको बताए थे कि नाइट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल एक पार्ट होता है, और एसिड जो होता है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 पार्ट होता है। नाइट्रिक अम्ल एक पार्ट होता है, यानी 1:3 में बना होता है। यहाँ उसका फिर से दे दिया है डिस्कशन कि अम्लराज या एक्वारेजिया नाइट्रेट एक या नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है का मिश्रण है, अत्यंत संक्षारक अम्ल होता है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि जो नोबल धातु होता है, जो रिएक्शन नहीं करता है, उसे गलाने का काम करता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है, साफ करने में। जल के लिए पीएच मान होता है, जल का लगभग 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान लगभग 7 के ही बराबर होना चाहिए। ऐसे पी सकते हैं आप, बताए थे थोड़ा देर पहले, 6.5 से लेके 7 और 8.5 के बीच पी सकते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित का कौन सा प्रयोग होता है? सोडियम ऑक्जेलेट, 1 मिनट, बेंजोइक अम्ल इसमें डालेंगे, बेंजोइक अम्ल हो ना तो यही डालिएगा। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्रयोग होता है। इसका सूत्र जो है C6H5COOH होता है, और बेंजोइक अम्ल कहलाता है। और इसके लवण यथा सोडियम बेंजोएट का, देखिए सोडियम बेंजोएट हम बोले ना, इसके लवणों
यानी सोडियम बेंजोएट का खाद परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कीट दंश से होने वाले खुजली में फॉर्मिक अम्ल होगा, कई बार बता दिए, कीट जब भी काटेगा तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ेगा। नेक्स्ट है, एक महिला अपने स्वर्ण आभूषण की सतह की रासायनिक उपगम द्वारा साफ करने की इच्छा करती है, इसके लिए उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा एक्वारेजिया। ये तो मैं समझा दिया। अम्लराज एक्वारेजिया नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल का मिश्रण होता है, अत्यधिक संक्षारक होता है, परंतु यह बिना बना अम्लराज रंगहीन होता है। ये थोड़ी देर बाद यह नारंगी हो जाता है, इसे धुआं निकलता रहता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें ध्यान रखना होता है कि नाइट्रिक अम्ल का 1 पार्ट होता है 1 रेशियो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट में होता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखेंगे। मैंने क्वेश्चन किया, अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एक चैप्टर के अंदर 74 क्वेश्चन था। और नेक्स्ट वीडियो में मैं रेडियो सक्रियता लाऊंगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आगे का वीडियोज़ भी आप चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। अगर अच्छा लगा था वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई सजेशन वगैरह आप आराम से दे सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।